अगर आप अकाउंटिंग लाइन से हैं, वो चाहे आप बिगिनर हैं या फिर आप एक अच्छे लेवल के अकाउंटेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको लाइफ टाइम बहुत काम आने वाला है। दोस्तों, वो फीचर कौन सा है और उसका यूज आप कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टैली टेक्निकल पर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं लेके आता हूं रोज एक वीडियो जो कि आपके बहुत काम की होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर और एक इंपॉर्टेंट नॉलेज के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक अकाउंट पर्सन को आनी 100% जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अकाउंटिंग में बैंकिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि एक अकाउंट पर्सन को बैंकिंग के बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। बैंक क्या होता है, बैंक की एंट्रीज कैसे होती हैं, और सबसे बड़ी बात, बैंक को रिकंसाइल कैसे करते हैं। और रिकंसिलेशन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैनुअल रिकंसिलेशन और एक होता है आज की डेट में जो यूज किया जाता है वो होता है ऑटो बैंक रिकंसिलेशन। तो मान लीजिए, अगर आपको बैंक रिको करना है और आपके पास 500 से 1000 एंट्रीज हैं जिनको कि आपने रिको करना है, तो अगर आप बैंक रिको करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको कितना टाइम रिकंसिलेशन में लगने वाला है। तो हो सकता है कुछ लोग 1 घंटे में रिको कर लें, हो सकता है किसी को 2 घंटे लगे, हो सकता है किसी को 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। वो डिपेंड करता है आपके काम करने की स्पीड पे और आपकी नॉलेज में। तो अगर हम मैनुअल रिकंसिलेशन करते हैं तो मैनुअल रिकंसिलेशन में तो टाइम लगना ही लगना है, लेकिन अगर हम उसको ऑटो रिकंसाइल करें, मतलब 1 क्लिक में हमारा बैंक जो है रिकंसाइल हो जाए, तो आप खुद सोचिए कि आपका कितना टाइम बचने वाला है। तो यहां पे मैं आपको बैंक रिकंसिलेशन और ऑटो बैंक रिकंसिलेशन के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाला है और हमेशा आपकी हेल्प करेगा बैंक रिकंसिलेशन में। बैंक रिकंसिलेशन ऑलमोस्ट सभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन टैली में किस तरह से होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बैंक रिको क्यों करना पड़ता है दोस्तों, सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारा बैंक अकाउंट होता है, वो चाहे हमारा सेविंग अकाउंट है या फिर हमारा करंट अकाउंट है, ओडी अकाउंट है या फिर हमारी सीसी लिमिट है, ठीक है। तो उस अकाउंट में ट्रांजेक्शन होंगी तो आपको कैसे पता लगेगा कि वो ट्रांजेक्शन्स आपकी बुक से मैच कर रही हैं। मतलब जो एंट्रीज आपने बुक की हैं अपने सॉफ्टवेयर में, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। मतलब जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, जो उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस बचता है, क्या वो रिको कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये अकाउंटिंग का ही नहीं, एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम बैंक से स्टेटमेंट ले लेते हैं। उस स्टेटमेंट में सारा ब्यौरा होगा आपके बैंक अकाउंट का, कि आपके अकाउंट में उस पीरियड में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई हैं, क्या क्या आपने डिपॉजिट किए हैं, क्या क्या आपने विड्रॉल किए हैं, कब आपने कैश निकाले हैं, कब आपने कैश जमा किए हैं। तो सारी चीजें उस स्टेटमेंट में होगा। अब मान लीजिए आपके बैंक में तो ट्रांजेक्शन है, जैसे कि आपने बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट किया, कोई चेक डिपॉजिट किया, उसकी एंट्री अगर आपने अपनी बुक्स में कर दी, मतलब अपने सॉफ्टवेयर में कर दी, तो जाहिर सी बात है वो आपका रिको हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको पता है कि भाई ये एंट्री मैंने कर रखी है। लेकिन बहुत बारी क्या होता है कि कुछ एंट्रीज को हम मिस कर जाते हैं, जैसे कि हम अपने बुक्स में वो एंट्री डालना भूल गए। बैंक तो नहीं भूलेगा, क्योंकि बैंक तो हर एक ट्रांजेक्शन को अपने सिस्टम में रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। तो वो किसी भी हाल में नहीं भूल सकता, चाहे आपने पेमेंट लिया हो या आपने पेमेंट दिया हो। तो उस केस में हम उस स्टेटमेंट को बैंक से लेते हैं और उसको अपनी बुक्स के साथ रिकंसाइल करते हैं, मैच करते हैं कि भाई ये ट्रांजेक्शन्स हमारी बुक्स में हैं या नहीं है। अब कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन्स मिल जाती हैं कि जो बैंक की स्टेटमेंट में हैं लेकिन हमने नहीं किए हैं। अब बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस लगा दिए, लेकिन आपको नहीं पता कि वो बैंक चार्जेस बैंक ने कितने लगाए और कब लगाए। तो वो सारी चीजें जो है आपको अपने बुक्स के साथ मैच करनी है, जिसको कि हम बैंक रिकंसिलेशन कहते हैं। मतलब आप बैंक की स्टेटमेंट के साथ अपनी बुक्स की एंट्रीज को मैच कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिकंसाइल के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर हमारे पास 500 1000 एंट्री है, 2000 एंट्री है, 5000 एंट्री है, तो उसको रिको करने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप करते होंगे तो आपको पता होगा कि कितना टाइम लगता है उस रिकंसाइल को ऑटोमेटिक करने के लिए। मतलब जो आपकी स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाए
और जो रिकंसिलेशन है, रिकंसिलेशन ऑटोमेटिकली वो एंट्रीज रिकंसाइल हो जाए। जो एंट्रीज रिकंसाइल नहीं हो पा रही हैं उनको आपका सॉफ्टवेयर अलग अलग से आपको एक डंप बना दे कि ये एंट्रीज जो है आपके बैंक में है, लेकिन ये एंट्रीज आपने अपने बुक्स में नहीं बुक की हैं, या फिर ये एंट्रीज आपके बुक्स में गलत हैं। मतलब जो आपका रिकंसाइल है वो आपका ऑटोमेशन में काम करे, जिससे कि आपकी जो वर्किंग है वो आपकी स्मूथ हो जाए और जो घंटों का काम है वो आपके मिनटों में हो जाए। तो अब हम यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर में समझते हैं कि किस तरह से हम बैंक को रिको करेंगे। पहले हम समझेंगे मैनुअल कैसे करते हैं और उसके बाद हम समझेंगे कि किसको ऑटो कैसे रिकंसाइल करना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें बैंक रिकंसिलेशन और ऑटो बैंक रिकंसिलेशन को इनेबल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑटो बैंक रिकंसिलेशन और नॉर्मल रिकंसिलेशन हमें एनेबल कैसे करना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसको मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा वीडियो को। तो ये मैं आपको टैली प्राइम में करके बता रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में अधिकतर लोग टैली प्राइम ही यूज करते हैं। और अगर आप टैली ERP9 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है बैंक रिकंसिलेशन और ऑटो बैंक रिकंसिलेशन के लिए। उसके लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, उससे आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इनेबल कैसे करना है टैली प्राइम में, उसके लिए हमें चलना है बैंक के लेजर में। तो ऑल्ट्रेशन में हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पे लेजर्स, और यहाँ पे मैं बैंक के लेजर को ले लेता हूँ। तो ये हमारा लेजर है जहाँ पे हमें सारी डिटेल्स यहाँ पे पंच करनी है। मैंने, अगर आपको बैंक का लेजर क्रिएट करना नहीं आता है तो प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है कि आप बैंक के लेजर को किस तरह से क्रिएट करेंगे। सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हैं कि कौन सी चीज का क्या यूज है। ठीक है, तो अगर आपने वो भी नहीं देखा, अगर आपको लेजर क्रिएट करना नहीं आता, आपको समझना है कि कौन से ऑप्शन से क्या चीज होती है, तो उसका भी मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जो कि आपको ऊपर दिख रहा होगा, उससे आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ऑटो बैंक रिकंसिलेशन और रिकंसिलेशन के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है इफेक्टिव डेट फॉर रिकंसिलेशन। अब ये इफेक्टिव डेट फॉर रिकंसिलेशन क्या है? तो जो इफेक्टिव डेट फॉर रिकंसिलेशन है, इसका मतलब है कि जो भी डेट आप यहाँ पे डालेंगे, इसी डेट के बाद की एंट्रीज, मतलब इसी डेट से एंट्रीज आपको बैंक रिकंसिलेशन में शो करेंगी जब आप बैंक रिकंसिलेशन में जाएंगे। अगर आपका डाटा 2-3 साल का डाटा है, पिछली पुरानी एंट्रीज भी हैं, आप चाहते हैं कि पुरानी एंट्रीज आपके रिकंसाइल में शो ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे डेट सेट कर सकते हैं जिस डेट से आप रिकंसाइल करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी पुरानी एंट्रीज आपको आपके रिकंसाइल में शो नहीं करेंगी, मतलब रिकंसिलेशन विंडो पे रिकंसिलेशन के लिए शो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे या आप यहाँ पे गलत डेट डालेंगे तो आपको रिकंसिलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे सही डेट आप यहाँ पे पंच करिएगा, ऑटोमेटिकली आपके बुक बिगिनिंग की डेट लेता है, जो भी आपकी कंपनी में बुक बिगिनिंग की डेट है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने बैंक को चूज कर लेना है, क्योंकि इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो आपका स्टेटमेंट का फॉर्मेट है या फिर जो भी बैंक से रिलेटेड जो आपके जो सपोर्टिंग ऑप्शंस हैं वो आपके यहीं से इनेबल होंगे। तो यहाँ पे आपने अपने बैंक को चूज कर लेना है। तो ये ऑप्शन आपके पास तभी आएगा अगर आपके पास ओरिजिनल लाइसेंस वर्जन टैली है, तभी आपको ये शो करेगा, और अगर आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। HDFC बैंक हम यहाँ पे ले लेते हैं। हम चलते हैं ऑटो बैंक रिकंसिलेशन में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एनेबल करते हैं एनेबल ऑटो बैंक रिकंसिलेशन। तो ऑटो बैंक रिकंसिलेशन के लिए ये ऑप्शन हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन हमारे पास और ओपन होके आ जाता है, सेट ऑल्टर ऑटो बैंक रिकंसिलेशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो है आपके बैंक की स्टेटमेंट का जो डायरेक्टरी है उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे हमारी बैंक की स्टेटमेंट पड़ी हुई है, जिस फोल्डर में पड़ी हुई है, उसका हमें यहाँ पे डायरेक्टरी सेट करना है, ताकि जब हम ऑटो रिकंसाइल करें, ऑटो बैंक रिकंसिलेशन करें, तो वहाँ पे हमें वो लिस्ट शो हो जाए और बार बार ही हमें उस डायरेक्टरी को वहां पे ना डालना पड़े, मतलब याद ना रखना पड़े। तो उसके लिए आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे सेट नहीं करते, डिफॉल्ट रखते हैं, तो वहां पे भी आपको ऑप्शन आएगा जब आप ऑटो रिकंसाइल करेंगे, तो वहां पे आपको पाथ चेंज करने का, डायरेक्टरी चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। सबसे पहले आता है फोल्डर पाथ फॉर न्यू बैंक स्टेटमेंट, मतलब जहाँ पे आपकी स्टेटमेंट रखी हुई है आपने, जहाँ पे आप रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फोल्डर है, तो इस फोल्डर का हम यहाँ पे पाथ सेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं स्पेसिफाई पाथ में और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट हम रखते हैं, न्यू स्टेटमेंट रखते हैं। अब यहाँ पे आता है फोल्डर पाथ फॉर इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट, मतलब जब आपकी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट होगी, मतलब जो जब आप उसको इंपोर्ट करेंगे उस स्टेटमेंट को,
तो यहाँ पे जो भी पाथ आप यहाँ पे सेट करेंगे, आपकी जो स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट है, वो यहाँ से जो आपने ये फर्स्ट वाला पाथ यहाँ पे सेट किया था, डायरेक्टरी सेट की थी, यहाँ से मूव होके और वो आपके इंपोर्टेंट जो आपका जो ये फोल्डर आपने यहाँ पे बनाएंगे, जो पाथ आप यहाँ पे सेट करेंगे, उस फोल्डर में मूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपको पता रहे कि ये फाइल मैंने इंपोर्ट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफाई पाथ में चलते हैं। तो ये बैंक रिको हो गया। अब यहाँ पे हम एक और फोल्डर बना देते हैं इंपोर्टेड के नाम से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डाल दिया और ये इसने क्रिएट कर दिया। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 फोल्डर हो गए, मतलब एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ हम अपनी नई स्टेटमेंट रखेंगे और जब ये स्टेटमेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी टैली में तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसको सेव कर देंगे, बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे आप रिकंसिलिएशन के लिए 2 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला जो तरीका मैं आपको बताता हूँ वो है जब आप बैंक के लेजर में जाएंगे, मतलब बैंक के लेजर की स्टेटमेंट में जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं डिस्प्ले, अकाउंट, लेजर और यहाँ पे हम अपना एक बैंक चूज कर लेते हैं जिसको हमें रिको करना है। तो ये HDFC बैंक है, इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। इसमें कुछ इतनी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको कि हमें रिको करना है। तो इसको रिको करने के लिए एक तो आप यहाँ से जा सकते हैं, जब आप स्टेटमेंट में आएंगे बैंक लेजर की तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको एक बटन मिलेगा रिकंसाइल का। तो जैसे आप रिकंसाइल पे क्लिक करेंगे तो ये रिकंसाइल की विंडो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका गेटवे ऑफ टैली में आपके पास आता है बैंकिंग ऑप्शन। तो बैंकिंग ऑप्शन में आप एंटर करेंगे और यहाँ पे आता है बैंक रिकंसिलिएशन। तो बैंक रिकंसिलिएशन आ गया। अब यहाँ पे हमें बैंक चूज करना है, जो बैंक आपने रिकंसाइल करना है। तो वो बैंक मैंने यहाँ पे चूज कर लिया। अब ये देखिए उसी विंडो पे आप आगे जहां से कि आप जो है शॉर्टकट के थ्रू आए थे स्टेटमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमें बैंक रिको करना है। तो यहाँ पे बैंक रिको कैसे करना होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही हैं जो आपने अपनी एंट्रीज में जो डिटेल्स आपने पंच की होंगी, चाहे वो आपकी पेमेंट एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है या फिर आपकी रेसिट एंट्री है, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं जो आपने रिको नहीं की हैं। और जैसे ही आप इस एंट्रीज को रिको कर देंगे ये एंट्री आपकी यहाँ से मूव हो जाएगी, मतलब रिको हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंट्रीज आपको शो करता है बाई डिफॉल्ट वो अनरिकंसाइल एंट्रीज यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाता है कि आपका एज पर दी कंपनी बुक आपका बैलेंस कितना है। एंड सेकंड ऑप्शन आता है अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। तो आपकी बैंक में जो अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। एंड बैलेंस एज पर दी बैंक कि बैंक के एज पर दी बैंक आपका बैलेंस क्या है, मतलब आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ पे मैच करेंगे कि क्या आपकी ये फिगर्स मैच हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो अगर आपका बैंक रिको नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका स्टेटमेंट मैच नहीं होगा आपकी बुक से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक कॉलम दिख रहा होगा बैंक डेट। तो ये बैंक डेट क्या है, तो ये बैंक डेट क्या है, ये आपकी रिको डेट है। मतलब अब मान लीजिए ये आपने पेमेंट की है, ये अनु ट्रेडर को आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, जो कि चेक नंबर है 601 और डेट है जो वाउचर डेट या इंस्ट्रूमेंट डेट है जिस दिन आपने चेक को जिस दिन आपने चेक रेज किया था, चेक दिया था, इस पार्टी को पेमेंट किया था, तो वो 2 अप्रैल था। अब मान लीजिए आपके बैंक में ये हिट हुआ 2 दिन बाद, क्योंकि जब आपने अनु ट्रेडर को चेक दिया उसने अपने बैंक में डाला होगा, तो इस प्रोसेस में 2 से 3 दिन लगे होंगे। तो मान लेते हैं कि वो एंट्री जो है 2 दिन बाद जाके आपके बैंक में हिट हुई है, मतलब आपके बैंक से डेबिट हुई है। तो यहाँ पे अब वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे जो कि आपकी स्टेटमेंट में ये एंट्री की डेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए 4 अप्रैल को ये एंट्री जो है हमारे बैंक में हिट हुई है, तो यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट की डेट डाल देंगे इस एंट्री की, ये 4 तारीख को हमारे बैंक में हिट हुई है। अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे ये बैंक रिकंसिलेशन डेट डाली है, मतलब बैंक डेट डाली है, तो यहाँ पे देखिए आपके अमाउंट में फर्क आया है, ठीक है। फर्क देखिए 2000 रुपए की एंट्री है, तो ये एज पर दी बैंक आपका यहाँ पे 2000 रुपए लेस हो गया है, मतलब कम हो गया है। तो ऐसे ही आप सारी एंट्रीज को रिको करेंगे। रिको करने के बाद आप पाएंगे कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो कि आपकी स्टेटमेंट में है, लेकिन आपने अपने बुक्स में उनको एंटर नहीं किया है, या कुछ एंट्री ऐसी हो सकती हैं जो गलत हैं, तो आप गलत वालों को सही करेंगे और सही करने के बाद फिर उसको रिको करेंगे। और अगर आपके पास वो एंट्री है ही नहीं, आपकी स्टेटमेंट में शो कर रही है, जैसे बैंक चार्जेज हो गया या कोई और एंट्रीज होगी, तो वो आपके स्टेटमेंट में शो कर रही है लेकिन आपके बुक्स में नहीं है, तो आप वो एंट्रीज यहाँ पे पास करेंगे, उसके बाद उसको रिको करेंगे।
तो उसके बाद आपने ध्यान देना है कि ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, एज पर दी बैंक जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब ये आपकी स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस आपका मैच होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है, जो एंट्रीज हैं, वो आपकी बैंक बुक आपके स्टेटमेंट से मैच कर रही हैं। तो ऐसे ही आप यहाँ पे और एंट्रीज को भी यहाँ पे रिकंसाइल करेंगे और जैसे ही आप इस डेट को एंटर करके जब आप इस विंडो को सेव करेंगे तो ये एंट्रीज जो आपने एंट्रीज यहाँ पे रिको कर दी हैं ये यहाँ से हट जाएंगी। बस यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज यहाँ पे आपको शो करेंगी। ये तो हो गया मैनुअल रिकंसिलेशन। अब यहाँ पे मान लीजिए आपकी 1000-2000 एंट्रीज हैं, तो उसको तो एक एक को मैच करने में आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो उसको हम ऑटोमेशन में कैसे काम करेंगे, मतलब उसको ऑटो रिकंसाइल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम ऑटो रिकंसाइल करेंगे। ऑटो रिकंसाइल कैसे करेंगे, जो हमारी स्टेटमेंट है, जो कि हमारे बैंक की स्टेटमेंट है, उसको हम अपने नेट बैंकिंग के थ्रू हम डाउनलोड कर देंगे एक्सेल फाइल में, या जो भी फाइल टैली में सपोर्ट करती है तो उस फाइल में हम इसको डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद टैली में इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो कि मैं अभी आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इस प्रोसेस को करेंगे। आप चिंता मत करिए, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आपको ऑटो बैंक रिकंसिलेशन करना है। तो जैसे ही आप वहां से उस फॉर्मेट को डाउनलोड करेंगे जो कि टैली सपोर्ट करता है, उसके बाद आप उस सीट को, उस स्टेटमेंट को डायरेक्ट टैली में इंपोर्ट करेंगे। तो जब आप उसको टैली में इंपोर्ट करेंगे तो ये जो डेट आप मैनुअल यहाँ पे डाल रहे हैं, ये डेट आपको मैनुअल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपकी ये डेट आपकी स्टेटमेंट से मैच होके यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। अब वहां पे 2-3 कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंगली टैली उसको मैच करेगा कि भाई ये एंट्री आपकी स्टेटमेंट से मैच होती है या नहीं होती है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेट आपकी ऑटोमेटिकली पंच हो जाएगी। ठीक है, और जो एंट्रीज आपकी बैंक में, जो एंट्रीज आपकी बुक्स में रिको नहीं होंगे, अब मान लीजिए कुछ एंट्री रिको नहीं हुई, अब उसका अमाउंट से मैच नहीं हुआ, डेट से मैच नहीं हुआ, या फिर उसके इंस्ट्रूमेंट डेट से या इंस्ट्रूमेंट नंबर से मैच नहीं हुआ, तो टैली क्या करेगा उस केस में, यहाँ पे आपको एक डंप बना के रख देगा। ये आपकी एंट्रीज आपकी स्टेटमेंट में है, लेकिन आपने इसको टैली में बुक नहीं किया है, मतलब आपने इसकी एंट्रीज नहीं डाली हैं। तो अब आपको यहां से एंट्रीज डालने में भी आसानी होगी। जब आपके पास आइडेंटिफाई होके आ गया कि ये एंट्रीज नहीं है, बस वहीं पे आपने 1 क्लिक में आप वो एंट्री पास कर देंगे, वो भी एक तरह से ऑटोमेशन में काम करेगा। ठीक है, तो ये सब मैं आपको करके बताता हूं कि ऑटो बैंक रिकंसिलेशन कैसे करना है। तो अब हम समझेंगे ऑटो रिकंसिलेशन के बारे में कि ऑटो रिकंसाइल कैसे करना है। तो यहाँ पे जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैंक के कौन से फॉर्मेट में हमें स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आगे चल के वो आपको बताने वाला हूँ कि तो यहाँ पे हमें रिकंसिलेशन के लिए जाना पड़ेगा, सेम जैसे हम रिकंसिलेशन के लिए जाते ही हैं, नॉर्मल रिकंसिलेशन के लिए जाते हैं, बैंकिंग, बैंक रिकंसिलेशन। अब यहाँ पे हमने बैंक चूज कर दिया HDFC। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट ओपन करके एक बार ही दिखाता हूँ। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। अब इसमें भी वही एंट्रियां हैं जो हमने टैली में की हुई हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि बैंक की डेट अलग हो, जो बैंक में जो क्लियरेंस की डेट है वो अलग हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एंट्रियां हमारी स्टेटमेंट में हैं, जैसे कि बैंक चार्जेस, कुछ एंट्री ऐसी भी हो सकती हैं जो हम भूल गए अपने टैली में करना, लेकिन बैंक ने तो उसको कैप्चर कर रखा है अपनी स्टेटमेंट में। ठीक है, तो वो एंट्रियां हमारे पास जो है टैली में अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो एंट्री मैच नहीं कर रही, हो सकता है हमने अपने टैली में अमाउंट गलत डाल दिया हो या चेक नंबर गलत डाल दिया हो, तो जो एंट्री मैच नहीं हो रही है। अब टैली यहाँ पे किस तरह से मैच करेगा आपकी एंट्री को, उसको कैसे पता लगेगा कि आपकी एंट्री कौन सी है और कहाँ पे जो है ये डेट जो है फेच करनी है। तो वो जो है यहाँ पे एक तो आपकी डेट, यहाँ पे आपकी डेट से उसको पिक करेगा, मीन्स आपकी एंट्री को पहचानेगा आपके स्टेटमेंट में। सबसे पहले डेट हो गया, उसके बाद जो है पर्टिकुलर हो गया। तो पर्टिकुलर तो कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहले डेट, और उसके बाद जो है आपका इनवर्ड है, पेमेंट है, या आपका रिसीट है, तो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ठीक है, तो उसे पहचानेगा। तीसरा जो है इंस्ट्रूमेंट डेट से पहचानेगा और इंस्ट्रूमेंट नंबर से पहचानेगा। फोर्थ जो है आपका अमाउंट से पहचानेगा। तो इससे जो भी एंट्री मैच होगी वो जो है यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ा बाद में बताता हूँ, पहले हम स्टेटमेंट को इंपोर्ट करते हैं। तो इस विंडो में आने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंपोर्ट पे। ठीक है, इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखिए जो पाथ, जो डायरेक्टरी हमने सेट किया था वो डायरेक्टरी यहाँ पे आ गई ऑटोमेटिकली। तो जैसे कि हमने लेजर में जो बैंक सेट किया था, जो बैंक चूज किया था, जो मैंने बताया था कि लिस्ट में से आपने चूज करना है, तो यहाँ पे देखिए
उस बैंक की यहाँ पे सपोर्टिंग फॉर्मेट यहाँ पे शो हो रहे हैं कि उस बैंक के किस किस फॉर्मेट के स्टेटमेंट को टैली ऑटो रिकंसिलेशन के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप इन फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल फॉर्मेट में सपोर्ट करता है, CSV फॉर्मेट में सपोर्ट करता है और डेलीमेटेड फॉर्मेट में सपोर्ट करता है। ठीक है, अब अगर आपका दूसरा बैंक है, आपका एक्सिस बैंक है या आपका SBI बैंक है, कोई भी बैंक है जो भी आपने वहां पे चूज किया, तो जब आप रिकंसिलेशन में आएंगे, जब आप ऑटो रिकंसिलेशन में आएंगे इस ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपको उस बैंक के सपोर्टिंग फॉर्मेट आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस बैंक का कौन सा फॉर्मेट टैली ऑटो रिकंसिलेशन के लिए सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आपने इसको चेंज करना है, अगर आपने वो पाथ सेट नहीं किया है, तो आप नॉर्मली यहाँ पे जाके आप इस पाथ को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी बैंक स्टेटमेंट का नेम आ रहा है, जिस नाम से आपकी फाइल है, XLS फाइल है, जो लास्ट मॉडिफाइड डेट होती है इस स्टेटमेंट की, मतलब जो इस फाइल की, वो आ रहा है। उसका साइज क्या है, उसका टाइप क्या है, मतलब किस फॉर्मेट में है, उसका एक्सटेंशन क्या है, और ये इंपोर्ट हुई है या नहीं हुई है एक बार टैली में, तो वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि ये फाइल हमारी इंपोर्ट नहीं हुई है। अब इसको एंटर करने से पहले, मतलब इंपोर्ट करने से पहले, ये दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे शो होते हैं, विदाउट व्यू एंड शो इम्पोर्टेंट। तो शो इम्पोर्टेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपकी इंपोर्टेंट फाइल जो आपने इंपोर्ट कर दी है वो भी यहाँ पे इस फोल्डर में पड़ी होंगी, तो वो भी आपकी यहाँ पे शो कर लेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको हाइड कर देते हैं कि वो हमें शो ना करे। वैसे हमने उसका पाथ सेट कर दिया कि वो जैसे इंपोर्ट होती है दूसरे फोल्डर में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, दूसरा आता है विद व्यू और विदाउट व्यू। तो विद व्यू और विदाउट व्यू का मतलब क्या है, अगर आप इसको विदाउट व्यू पे रखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक विंडो आएगी और उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स आपकी आएंगी कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये आपकी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि स्टेटमेंट में है। तो वो स्टेटमेंट में है, वो आपने इंपोर्ट करनी है कि नहीं करनी है, तो फिर आपके पास वहां पे एक बटन आता है, तो आपने इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट पे क्लिक करिए, फिर जाके वो आपकी इंपोर्ट होंगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, जो भी आप इस स्टेटमेंट से आप जो एंट्रीज को इंपोर्ट कर रहे हैं, स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी बुक्स को, मतलब आपकी जो एंट्रीज हैं उनको नहीं छेड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे टैली क्या करेगा, जो एंट्रीज जो है रिकंसाइल हो जाएंगी, जो मैच कर जाएंगी उनको रिकंसाइल कर देगा, जो मैच नहीं करेंगी, जो एंट्रीज आपकी स्टेटमेंट में है लेकिन आपकी बुक्स में नहीं है, उनका अलग से एक मिरर बना के दे देगा, एक इमेज बना के दे देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो एंट्री आपके बैंक में, आपकी बुक्स में नहीं है और टैली उसको ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देगा, क्रिएट कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इंपोर्ट करने से आपकी एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब आपकी एंट्रीज ऑटोमेटिकली नहीं होंगी। यहाँ पे आपको क्लिक करके उनको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि अभी हम आगे समझने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको विद व्यू में क्लिक कर देता हूं और जब ये इंपोर्ट करेंगे तो हमें एक विंडो दिखेगी कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारी इंपोर्ट हो रही हैं। इसको रिकंसिलेशन करने के लिए, इसको इंपोर्ट करने के लिए हम इस फाइल को एंटर कर देते हैं और ये जो है इंपोर्ट कर देगा। ये डिपेंड करेगा कि आपकी फाइल का साइज क्या है, नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है। जितनी ज्यादा एंट्रीज रहेंगी उतना यहाँ पे थोड़ा सा जो है टाइम लेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास एक स्क्रीन आ गई है कि भाई ये एंट्री जो है आपकी स्टेटमेंट में है। ठीक है, ये एंट्री आपकी स्टेटमेंट में है और ये आपके टैली में आप अपने ऑटो बैंक रिकंसिलेशन में आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट ने चूज कर दी है यहाँ पे, तो आप इसको यहाँ से स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्किप करेंगे तो ये इंपोर्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ठीक है नहीं ये जो है मेरे को इंपोर्ट करना है, ये बिल्कुल ओके फाइल है और ये जो सारी एंट्रीज है ये हमारी इंपोर्ट हो जानी चाहिए हमारे बैंक रिकंसिलेशन के लिए, ऑटो रिकंसिलेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे बटन प्रेस करूंगा इंपोर्ट का। तो जैसे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, सक्सेस, टोटल एंट्री इन बैंक स्टेटमेंट 8, रिकंसाइल्ड 5, एडिशनल बैंक एंट्रीज 3। ठीक है, अब हमारे बैंक में तीन जो टोटल एंट्री कितनी हमारे स्टेटमेंट में 8 एंट्रीज, जिसमें कि 5 एंट्री हमारे टैली के डाटा के साथ मैच कर चुकी हैं और 3 एंट्री मैच नहीं की हैं जो कि एडिशनल है एक तरह से। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैंने इसको एंटर कर दिया। एंटर किया तो ये देखिए ये इंपोर्ट हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 एंट्रीज में ऑटोमेटिकली ये डेट फिलअप होके आ गई है। ठीक है, ये देखिए 2 पार्ट में आ गया। एक तो हो गया आपकी जो एंट्रीज थी उस एंट्रीज में ऑटोमेटिकली डेट फिलअप होके आ गया। उसके बाद 3 एंट्रियां आपकी अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन कंपनी बुक्स, क्योंकि ये जो एंट्रीज हैं ये कंपनी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंपनी बुक्स में अवेलेबल नहीं है।
इसलिए इसने जो है ये नॉट रिफ्लेक्टेड इन कंपनी बुक्स में यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर आपने इंपोर्ट किया है इसको सेव करने के लिए अगर आप यहीं से एस्केप कर देंगे, इस विंडो को सेव नहीं करेंगे तो ये जो है एस्केप चला जाएगा और जो आपने इंपोर्ट किया था वो सेव नहीं हो पाएगा। तो इसको जो है मैं एंटर करके एक बार ही सेव कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा जो मेरी एंट्रीज हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ये एंट्रीज हैं ये बिल्कुल ओके हैं जो रिको हुई है, ठीक है। तो ये जो रिको हुई है इसने कैसे इसको मैच किया, तो इसने जो है सबसे पहले डेट से मैच किया, उसके बाद चेक नंबर से, जो आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर है, आपका चेक है या क्या है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उसके बाद में आपका अमाउंट, आपका इंस्ट्रूमेंट डेट, तो इन सब से मैच किया कि ये एंट्री जो है आपकी मैच हो गई है। और एक एंट्री जो है मैच नहीं हुई है, जो 20,000 की एंट्री है हमारी वो मैच नहीं हुई है, तो इसको उसने जो है छोड़ दिया। अब वो क्यों छोड़ा है ये देखिए, ये 10 मई की एंट्री है, ठीक है, 10 मई की एंट्री हमारी स्टेटमेंट में थी ही नहीं, तो इसने उसको छोड़ दिया है यहाँ पे। तो अब पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद हम इसके आगे का प्रोसेस समझेंगे। तो इसको मैंने सेव कर दिया और अब हम दोबारा से बैंक सेलेक्ट करते हैं रिकंसिलेशन के लिए, ठीक है। अब जब दोबारा रिकंसाइल करेंगे, आप दोबारा उस विंडो पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपकी एंट्रीज आपकी रिकंसाइल हो गई थी वो तो यहाँ पे मूव हो गई हैं, लेकिन नीचे आपके पास जो है अनलिंक ट्रांजेक्शन में 3 ट्रांजेक्शन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये ट्रांजेक्शन जो है अपने टैली में या तो एंट्री हम इसको करेंगे या चेक करेंगे कि हमारी टैली में क्या गलत एंट्री तो नहीं हो रखी है, तो इन एंट्रीज को हम जो है चेक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि 3500 रुपए जो है 3500 रुपए की एंट्री है जो कि हमने डिपॉजिट किया था बैंक में, लेकिन हमारे पास जो है अनरिकंसाइल में वो एंट्री शो नहीं कर रही है। अब क्यों नहीं कर रही है उसका रीजन क्या है, जो 3500 रुपए की एंट्री है इसको हमने ऑलरेडी रिको कर दिया था, ठीक है। ऑलरेडी जब इससे पहले हमने उस एंट्री को रिको कर दिया था, जब मैंने आपको मैनुअल रिकंसिलेशन के लिए मैंने बताया था तो एक एंट्री को हमने रिको कर दिया था। तो वो एंट्री देखिए, वो एंट्री इसको यहाँ पे अनरिकंसाइल में नहीं मिली, तो इसने इसको अनलिंक्ड ट्रांजेक्शन में यहाँ पे शो कर दिया। तो अब इसको हमने यहाँ से हटाना है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पड़ा रहेगा तो हमें कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा कि ये एंट्री हमारे सिस्टम पे नहीं है। लेकिन जब हमने डाटा चेक किया तो डाटा चेक में हम देखिए, मैं अगर डाटा चेक करता हूँ HDFC बैंक, तो यहाँ पे देखिए 3500 की एंट्री हमने जो है कर दी थी और ये हमारी रिको भी हो चुकी थी। ये बैंक डेट देखिए, यहाँ पे ये दिखा रहा है बैंक डेट, बैंक डेट आपको दिखा रहा है, तो ये रिको हो चुकी है 5/4 को ऑलरेडी, तो ये एंट्री हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें उसको वहां से हटा देना है क्योंकि वो वहां पे फालतू का डम जो है पड़ा रहेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं दोबारा से रिकंसिलेशन पे और यहाँ पे बैंक चूज किया। अब ये एंट्री हमें हटानी है, इस एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं है, देखिए जो एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका आपकी बुक्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको एक एक तरह से मिरर बना के दे दिया आपको कि ये एंट्री जो है जो आपने फाइल इंपोर्ट की थी और उसका जो सिचुएशन है वो इस तरह से है। तो अब इसको यहाँ से हमने हटाना है, इसको अनलिक करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो हम इस पे कर्जर ले जाएंगे। जैसे अभी देखिए मेरा कर्जर जो है यहाँ पे है, ठीक है, बिलिंग कर रहा है। अब हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास एंट्री, जैसे चलिए वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, सबसे पहले हम इसको डिलीट करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिलीट अनलिंक्ड, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे पूछ रहा है श्योर है कि आपको डिलीट करना है, मैंने यस कर दिया। जैसे हमने यस किया ये एंट्री यहाँ से मूव हो गई, ठीक है, मीन्स वो जो ये हमारे पास इमेज बन के आ रही थी वहां से मूव हो गई। अब हमारे पास 2 एंट्रीज हैं जो कि हमें चेक करनी है। तो पहली एंट्री क्या है, पहली है मंथली चार्जेस फॉर अकाउंट, तो ये जो है मंथली चार्जेस हमारे बैंक में लगे हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके हमें यहाँ पे वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो इसकी एंट्री की नहीं है, तो हम इसको जो है यहाँ पे वाउचर क्रिएट करते हैं। तो वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे, यहीं से आप क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो कर्जर देखिए मेरा उस एंट्री पे है और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा क्रिएट वाउचर पे, तो यहाँ पे टैली इसको ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेगा कि ये किस तरह की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री है, रिसीट की एंट्री है और कौन से बैंक की है, ठीक है, क्या उसकी डेट है। ऑटोमेटिकली 28 तारीख ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं एंटर करूंगा, बस यहाँ पे मेरे को लेजर जो हमारा बैंक चार्जेस लेजर है वो हमें चूज करना है। तो यहाँ पे मैं लेजर बना देता हूँ बैंक चार्जेस, इसको मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में टैग कर लिया क्योंकि एक्सपेंस का लेजर है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली इसने अमाउंट ले लिया 260 रुपए। उसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा, यहाँ पे चेक था या क्या था, तो ये मैं जो है ये ट्रांसफर ले लेता हूँ या अदर ले लेता हूँ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर इसमें हमारा कुछ नहीं था, ये सब हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकंसाइल डेट आ रही है, आपको इसको दोबारा रिकंसाइल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जो बैंक स्टेटमेंट की एंट्री उसी को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है आपकी नरेशन भी आ गई है, तो इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ से देखिए ये मूव हो गया यहाँ से
और ये एंट्री रिकंसाइल भी हो गई। ठीक है, अब देखिए थर्ड हमारे पास एंट्री है। ये एंट्री जो है हमारे किसी डेटर ने, जो हमारे कस्टमर है, उन्होंने कोई जो है यहाँ पे पेमेंट कर दी, डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं है, उन्होंने डिपॉजिट कर दिया, हमें पता नहीं है या हम उसकी एंट्री करना भूल गए, तो उस केस में यहाँ पे हमें स्टेटमेंट में शो कर रहा है। अब हमें इसकी भी एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट वाउचर पे जाएंगे। यहाँ पे किस बैंक में आ रही है, देखिए बैंक ऑटोमेटिकली ले रहा है, तो यहाँ पे हमें एक जो है लेजर बनाना है, जॉनसन ट्रेडर, जॉनसन ट्रेडर। ठीक है, ये हमारा संडी डेटर है। ठीक है, ये मैंने चूज कर लिया। 5400 की एंट्री इसने जो है चेक हमारे अकाउंट में क्लियर हुआ है, और ये हो गया, बैंक डेट ऑटोमेटिकली आ रही है। अब ये एंट्री भी क्रिएट हो गई, और ये जो है एंट्री क्रिएट होने के साथ साथ रिको भी हो गई। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका रिकंसाइल। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ ऑप्शंस यहाँ पे बता देता हूँ। अब जैसे कि आपने इंपोर्ट किया और यहाँ पे जो है आपके पास आप मल्टीपल एंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे आपने रिको कर दी थी, या आप उनको जो यहाँ पे इमेज बन गई थी उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, एक साथ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अनरिकंसाइल, रिकंसाइल, एक ही एंट्री को रिकंसाइल करना है तो रिकंसाइल अनलिंक्ड। ठीक है, रिमूव ऑल अनलिंक्ड, तो उसका मतलब है जितनी भी एंट्रीज आपके यहाँ पे इमेज में जो है शो कर रही होंगी वो सारी जो है मूव हो जाएंगी। ठीक है, अगर सिंगल एंट्री को आपने डिलीट करना है, मीन्स कि जो सिंगल एंट्री को अगर आपने अनलिंक्ड करना है, डिलीट करना है, तो आप इससे कर सकते हैं। ऑल एंट्री को अगर आपने अनलिंक करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपका काम करने का जो स्पीड है और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक तरह से काफी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बैंक को रिकंसाइल कर सकते हैं, चाहे वो आप मैनुअली करना चाहते हैं या आप ऑटोमेटिक रिकंसाइल करना चाहते हैं, तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये आपका टाइम बचाएगा, आपकी मेहनत बचाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।